आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? बेसिकली सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि धारा क्या होती है। धारा है आवेशों का प्रवाह। प्रति सेकंड किसी भी कंडक्टिंग वायर में, किसी भी चालक तार में जो आवेश प्रवाहित होता है उसको हम धारा कहते हैं। धारा की इकाई क्या होती है ये तो आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा हुआ है। धारा की इक्वेशन बनेगी I = Q/T। Q क्या हुआ? आवेश, और T क्या हुआ? समय। अब इसकी अगर इकाई देखी जाए तो इसकी इकाई क्या बनेगी? धारा का जो ये इक्वेशन डिराइव करी गई थी ये किसने करी थी? फिजिक्स में जनरली हमने ये देखा है कि जो भी यूनिट रखी जाती है या फिर जो भी फॉर्मूला रखा जाता है उसका नाम या जो भी प्रभाव है उसका नाम उसी साइंटिस्ट के नाम पर होता है जिसने उसको डिराइव किया है। एम्पियर ने ही धारा का ये समीकरण दी थी, धारा का ये कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए धारा की जो इकाई बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? एम्पियर। वैसे ये 10th क्लास में ही पढ़ा है आप लोगों ने, इतना मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो धारा की जो इकाई बनेगी वो बन जाएगी एम्पियर। और 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा? आवेश की इकाई क्या होती है? कूलम। और समय की इकाई क्या होती है? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड हमारी धारा बन गई। अब धारा 3 तरह की होती है, लेकिन आप लोगों के कोर्स में 2 ही तरह की दे रखी है। हम तीनों तरह की धारा को एक बार डिस्कस जरूर करेंगे, पर आपको याद केवल 2 ही तरह की धारा करनी है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा, दिष्ट धारा क्या हुई? जैसे अगर हम धारा को बताएं तो धारा 3 तरह की हो गई। दिष्ट धारा जिसको हम डीसी करंट भी कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम एसी करंट कहते हैं, और तीसरी तरह की धारा होती है क्षणिक धारा जो हमारी क्या बन जाती है? ट्रांजिएंट करंट बन जाती है। फिजिक्स में कुछ वर्ड्स अगर आप इंग्लिश में यूज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग आराम से एग्जाम में भी कुछ वर्ड्स अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में इजी है तो हम उनको इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर आपको याद नहीं हो रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा हम कैसे लिखे तो आप डायरेक्ट एसी लिख सकते हो। एग्जामिनर आराम से समझ जाता है कि फिजिक्स के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसको इंग्लिश में लिख रहे हो या हिंदी में लिख रहे हो। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है। आपने लिखा क्या है, एग्जामिनर को उससे मतलब है। आप उसको पूरा हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में लिख रहे हो उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो जैसा हमने बताया कि धारा 3 तरह की होती है, डीसी, एसी और ट्रांजिएंट। अब डीसी करंट क्या होती है? जैसे एक सिंपल आप लोग पेंसिल सेल घर में काम में लेते हो, पेंसिल सेल में एक ही जैसी धारा प्रवाहित होती है या अलग अलग धारा प्रवाहित होती है? उसका मान कभी भी बदलता नहीं है। आप पेंसिल सेल के अक्रॉस अगर कभी भी मल्टीमीटर लगा के देखोगे तो हमेशा एक जैसी ही धारा मिलेगी हमको, और ऐसा नहीं होगा कि वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा, खत्म होगा तो पूरा ही एक साथ खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि रिमोट पहले हमारा बहुत तेजी से काम कर रहा है या हमारा जो टॉर्च है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है, फिर धीरे धीरे डम हो रहा है, डम हो रहा है, डम हो रहा है, फिर बिल्कुल बंद हो जाए। वो या तो चलेगा तो पूरा चलेगा या फिर पूरा ही बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सेल में एक ही तरह की, एक ही कांस्टेंट धारा प्रवाहित होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? दिष्ट धारा कहेंगे। दिष्ट धारा ऐसी धारा है जिसका परिमाण तथा दिशा हमेशा नियत रहती है, उसका मान कभी भी समय के साथ बदलता नहीं है। जैसे अगर हम ग्राफ बनाएं तो टाइम और करंट के बीच में अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो हमें एक कांस्टेंट लाइन मिल रही है। इस कांस्टेंट लाइन का मतलब क्या हुआ कि समय तो बढ़ रहा है लेकिन धारा का मान हमेशा हमारा कांस्टेंट रह रहा है, एक ही रह रहा है। तो दिष्ट धारा हमारी कैसी हुई? जिसका परिमाण और समय परिमाण तथा दिशा दोनों नियत रहती है, समय के साथ बदलती नहीं है। अब अगर हम आवृत्ति की बात करें, अब आवृत्ति होती क्या है? जैसे अगर हमने ये एक वेव बनाई, ये वेव बनाई, ठीक है। अब इस वेव में यहां से यहां तक का ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर यहां से यहां तक का ये दूसरा साइकिल हुआ, यहां से यहां तक का ये तीसरा साइकिल हुआ। तो कोई भी वेव या कोई भी करंट है वो 1 सेकंड में ऐसी जितनी वेव्स बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में अगर कोई चीज कंपन भी करती है तो हम कंपन के लिए भी निकाल सकते हैं कि कोई भी चीज कंपन कर रही है, यहां से यहां गई, यहां से वापस यहां आई, ये एक दोलन हुआ। तो 1 सेकंड में ऐसे कितने दोलन कंप्लीट होते हैं? वो क्या कहलाती है? हमारी आवृत्ति कहलाती है। अब डीसी करंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो डीसी करंट में तो कहीं वेव बन ही नहीं रही है, वेव नहीं बन रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर किसी भी तरह की कोई आवृत्ति नहीं होती। तो डीसी धारा की आवृत्ति 0 होती है।
दूसरी तरह की जो हम धारा लेंगे वो आ जाएगी प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट। अब एसी करंट क्या हुई, देखो फिगर में दिख रहा है, मान भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है। पहले मान 0 था, 0 से बड़ा 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 मैक्सिमम पहुंचा, फिर वापस कम हुआ, फिर दिशा बदल गई। ठीक है, तो इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा है जो निश्चित समय के बाद अपनी दिशा भी बदलती है और समय भी बदलती है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मान भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है। तो ऐसी धारा जो दिशा भी बदलती है और अपना मान भी बदलती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसका एग्जाम भी आप लोग घर में हमेशा देखते हो, क्या होता है, मिक्सी। मिक्सी जब चलाते हो तो क्या होती है, एक बार ऐसे चलती है, एक बार ऐसे चलती है, राइट, एक बार ऐसे चलेगी, एक बार ऐसे। तो उसमें क्या हुआ, जब ऐसे चली तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ और जब ऐसे आ गई तो दूसरा साइकिल कंप्लीट हो गया। यही चीज वॉशिंग मशीन में होती है, सबके घरों में आजकल वॉशिंग मशीन होती है। तो उसमें भी क्या होगा, एक बार ऐसे चलेगी, एक बार ऐसे चलेगी, तो स्पिन करती है। तो जब भी कोई चीज स्पिन करती है, ऐसे अपनी डायरेक्शन बदलती है, तो उसमें कौन सी धारा आ जाएगी, अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगी, प्रत्यावर्ती धारा आ जाएगी। प्रत्यावर्ती धारा की अगर हम आवृत्ति देखें तो क्या इसकी आवृत्ति होगी, ये वेव बन रही है तो ऐसी वेव्स तो बहुत सारी हो सकती है ना, ये तो हमने थोड़ी बड़ी बनाई है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, बहुत सारी तरह की हो सकती है। तो इसलिए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कैसी मानी जाती है, अनंत मानी जाती है, इन्फिनिटी मानी जाती है। तीसरी तरह की जो धारा मैंने बताई है क्षणिक धारा। क्षणिक धारा मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर धारा को जो मान होगा उसको क्षणिक धारा कहते हैं। जैसे कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं, संधारित्र और प्रेरण कुंडली होती है। तो संधारित्र और प्रेरण कुंडली एक कुछ समय dt टाइम के लिए, एक बहुत छोटे से अंतराल dt के लिए अपनी धारा का मान बदलते रहते हैं। ये हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन क्योंकि ये एक टाइप है इसलिए जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए कि भाई हाँ एक एक्स्ट्रा नॉलेज है हमारे पास कि चलो धारा केवल 2 ही नहीं होती, 3 तरह की होती है, क्षणिक धारा भी होती है। ये और हायर लेवल की स्टडी है। तो क्षणिक धारा बेसिकली क्या हुई, ऐसी धारा जो बहुत ही छोटे से इंटरवल dt इंटरवल के लिए प्रवाहित होती है, उसको हम क्षणिक धारा कहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो अब क्या हो गई, हमारी 3 तरह की धारा पढ़ ली हमने, कौन कौन सी, डीसी धारा, एसी धारा और क्षणिक धारा। अब अगर थोड़ा सा इनकी इक्वेशन फॉर्मेशन समझे तो हम इक्वेशन देख के भी बता सकते हैं कि एसी करंट कौन सी होगी, डीसी कौन सी होगी और ट्रांजिएंट कौन सी होगी। जैसे अगर हम डीसी करंट की बात करें तो डीसी करंट हमारी कैसे लिखी जाती है, I = Q/T। ठीक है, न तो आवेश का मान बदला न समय का मान बदला। एसी करंट, ट्रांजिएंट करंट जो क्षणिक धारा है, अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर लिखा जाता है DI = dQ/dt। बहुत छोटे से टाइम dt के लिए आवेश का मान भी बदला और धारा का मान भी बदला, ये क्या कहलाएगी, हमारी ट्रांजिएंट करंट कहलाएगी। और तीसरी तरह की जो हम करंट की बात कर रहे हैं एसी, उसको कैसे लिखा जाता है, I = I0 sin ω/t। अब ये इक्वेशन कैसे आई वो भी हम अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि ये इक्वेशन डिराइव कैसे हुई। ठीक है, तो हम तीनों तरह की अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है तो हम बता सकते हैं कि गिवन सर्किट के अंदर दिए गए परिपथ में कैसी धारा प्रवाहित हो रही है। अगर I = Q/T है तो हम समझ जाएंगे कि डीसी धारा है, DI = dQ/dt है तो हम समझ जाएंगे कि ये ट्रांजिएंट करंट है, और अगर I = I0 sin ω/t है तो हम समझ जाएंगे कि ये अल्टरनेटिंग करंट है। राइट, अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, जैसा अभी मैंने कहा कि प्रत्यावर्ती धारा की इक्वेशन I कैसे, उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हम एक कॉइल लेते हैं। कॉइल कैसे बनती है, हमने कोई भी एक कार्डबोर्ड ले लिया या हमने कोई भी एक इंसुलेटिंग स्लैब ले ली, कोई भी एक हमने गत्ता ले लिया या हमने कोई भी लकड़ी का टुकड़ा ले लिया और उसके ऊपर हमने क्या किए, कॉपर के वायर की, तांबे के तार के बहुत सारे टर्न्स बना दिए, बहुत सारी कुंडली बना दी हमने। तो ऐसी जो बन जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, कुंडली कहते हैं, कॉइल कहते हैं। मान लिया हमारे पास एक ऐसी कॉइल है जिसके अंदर कितने हैं, n फेरे, ऐसे n टर्न्स हमने उसके अंदर बना दिए। ठीक है, अब क्या होगा, वो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी। वैसे ये चीज आप लोगों ने मैग्नेटिज्म में पढ़ी है। उसमें क्या होता है, ये हमारी कॉइल है, हमने इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे वाउंड्स बना दिए, बहुत सारे ऐसे फेरे बना दिए हैं और इसके चारों तरफ क्या लगा दिया जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाता है।
हम पढ़ चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र लगाने से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसके अंदर एक धारा प्रवाहित होगी। दोनों तरह की चीज हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म भी बनाई जा सकती है और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकती है, दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया और ये कॉइल रखी तो इसके अंदर धारा प्रवाहित हुई, मतलब हमने चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर किसी तार में से धारा प्रवाहित कराई जाएगी तो उसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। आप लोग करके देख सकते हो, आपने कोई भी एक तार लिया और उसके अंदर अगर धारा प्रवाहित हो रही है, उसके आसपास अगर कोई कील लेके जाओगे, आयरन नेल्स लेके जाओगे, तो वो अचानक से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। इसका मतलब हम विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र भी बना सकते हैं और चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र भी बना सकते हैं। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हमने ये कॉइल ली है और इस कॉइल में एन टर्न्स बना दिए हैं, एन फेरे बना दिए हैं और इसको हमने एक चुंबकीय क्षेत्र के अराउंड लगा दिया। अब ये कॉइल क्या कर रही है, घूम रही है, ऐसे घूम रही है। ये देखो हमने फिगर में बता रखा है, ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, ऐसे घूम रही है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ये क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक जनरल मान के चल रहे हैं कि इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। और अगर कोई चीज घूम रही है तो उसका कुछ ना कुछ कोणीय वेग भी होगा। तो मान लिया इस कॉइल का जो घूमने का वेग है वो कितना है, ओमेगा है, कोणीय वेग ओमेगा है। अब जब ये घूम रही है, कॉइल इस तरह से घूम रही है, तो अभी जैसे मान लिया ऐसे है, ठीक है। अब जब ये घूम रही है तो घूमते घूमते क्या करेगी, एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगी। ये जो थीटा बन रहा है हमारा, ये वही एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ, जैसे मान लिया मेरा ये कोई चुंबक है, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है चुंबक के चारों तरफ क्या होती है, बल रेखाएं होती है, ठीक है। अब मान लिया मेरे पास ये कॉइल है, ये मेरे पास एक चुंबक है और ये मेरी कॉइल है। तो जैसे जैसे चुंबक इस कॉइल के पास आएगा वैसे वैसे इसमें से बल रेखाएं निकलती जाएगी। तो ये मेरी कॉइल है तो इसमें से क्या होगा, ऐसे बल रेखाएं निकलेगी। अब जब ये मेरा चुंबक दूर होगा तो बल रेखाएं कम निकलेगी, लेकिन जैसे जैसे ये चुंबक पास आता जाएगा बल रेखाएं ज्यादा निकलती जाएगी। तो किसी दिए गए समय पर जितनी बल रेखाएं किसी भी क्षेत्रफल में से निकलती है उसको क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा है आप लोगों ने, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए, ठीक है। ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अगर मेरा ऐसा फेस है और ऐसा चुंबक है तो क्या होगा, ज्यादा बल रेखाएं निकलेगी, लेकिन जैसे जैसे ये घूमता जाएगा बल रेखाएं क्या होगी, कम होती जाएगी। और जैसे ये ऐसा हो जाएगा अब बल रेखा जीरो हो गई, मतलब कोण पे निर्भर कर रही है बल रेखाएं। तो किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर हमने मान लिया हमारे चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है, एन बी ए कॉस थीटा। ये आपने कहाँ पढ़ा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि कैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला निकालते हैं। स्टॉप, ठीक है। तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है, एन बी ए कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है ओमेगा टी। कैसे आया, ये मैथ्स वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। वेग इज इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। अब जब हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, घूर्णन की बात कर रहे हैं, तो वेग कौन सा हो जाएगा हमारा, जब हम रोटेशन की बात कर रहे हैं तो वेग हमारा हो जाएगा कोणीय वेग, मतलब ओमेगा। और विस्थापन की जगह अब जब कोणीय वेग है, कोई चीज घूम रही है तो वो ऐसे तो चलेगी नहीं, उस केस में रेखीय वेग नहीं होगा। कौन सा होगा, विस्थापन कौन सा होगा, कोण का विस्थापन होगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा थीटा और समय हो जाएगा टी। तो थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया, ओमेगा टी, ठीक है। तो हमने थीटा की जगह कितना रख दिया, ओमेगा टी रख दिया। अब कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ कॉज रखें, कई डेरिवेशंस के अंदर, कई बुक्स के अंदर आपको ये साइन भी दिखाई देगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कॉज ले रहे हैं या साइन ले रहे हैं। कई जगह पे फ्लक्स को एन बी ए साइन थीटा भी लिखते हैं और कई बार हम इसको एन बी ए कॉज ओमेगा थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा फ्लक्स कितना बन गया, एन बी ए कॉज ओमेगा टी। अब हमें इसको क्या करना है, समय के सापेक्ष अवकलन करना है। तो समय के सापेक्ष जब हमने इसका अवकलन किया, n क्या है, फेरों की संख्या, वो समय पे निर्भर नहीं कर रही है। b क्या है,
चुंबकीय क्षेत्र वो भी समय पे निर्भर नहीं कर रहा है, ए क्षेत्रफल ये भी समय पे निर्भर नहीं कर रहा है, तो इन तीनों का हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, केवल कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है, कॉस nx का डिफरेंशिएशन होता है माइनस एन साइन nx। तो इसका मतलब कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। जैसे कॉस ओमेगा टी है, अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी बन गया। इसको अगर मैंने यहां पुट किया तो मेरा ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, फैराडे के नियम में आपने पढ़ा हुआ है, फैराडे का जो विद्युत वाहक बल का नियम है उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके इक्वल होता है, माइनस डी फाइव बाय डी टी के। ये माइनस साइन किस कारण से आता है, लेंज के नियम से आता है। लेंज का नियम क्या कहता है, विद्युत वाहक बल में वृद्धि जिस दिशा में होती है धारा का मान उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये माइनस साइन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है और ये लेंज ने बताया था। तो हमारा E इज इक्वल टू जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ वो कितना हुआ, माइनस डी फाइव बाय डी टी। डी फाइव बाय डी टी की वैल्यू हम ऊपर लिख चुके हैं, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और बाकी के एज इट इज वैल्यूज आ गई। अब जैसा हमने ऊपर बताया एन बी ए ओमेगा, ये तीनों चीज चारों चीजें कांस्टेंट है, इन चारों को हम एक अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं और साइन ओमेगा टी को अलग लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। साइन ओमेगा टी की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। साइन हमेशा -1 to 0 और 0 to 1 ऐसे वेरी करता है, मैथ के स्टूडेंट्स जानते हैं ये चीज। तो साइन ओमेगा टी हमारा कितना हो गया, मैक्सिमम साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। जब हमने साइन ओमेगा टी को 1 रखा तो E इज इक्वल टू कितना बन गया, एन बी ए ओमेगा। तो इसको हमें कोई और नोटेशन देना पड़ेगा, तो इसको हमने क्या नोटेशन दे दिया, E नॉट। तो हम मान के चल रहे हैं कि जब हमारी साइन ओमेगा टी की वैल्यू अधिकतम है उस समय पे E विद्युत वाहक बल का मान भी अधिकतम होगा और वो अधिकतम मान कितना है, E नॉट है। ठीक है, तो E नॉट इज इक्वल टू कितना बन गया, एन बी ए ओमेगा। इसी चीज को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो E इज इक्वल टू क्या बन गया, E नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल बन गया। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेरित धारा जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है उसका मान भी निकाल सकते हैं। हमने मान लिया कि जो हमारे पास तार है उसका प्रतिरोध कितना है, R है, तो ओम के नियम में हमने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू आई आर, पढ़ा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, सॉरी, V इज इक्वल टू आई आर, ये हमने ओम का नियम पढ़ा है। तो अगर हम इससे I निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, V अपॉन आर। यहाँ पे हमारी I है और V हमारा क्या है, E है, इसलिए हमारा I इज इक्वल टू E अपॉन आर हो गया। हमने वैल्यू पुट कर दी, जो हमारी E की वैल्यू थी वो क्या थी, E नॉट साइन ओमेगा टी थी, हमने यहाँ पुट कर दी तो E नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू वापस से कांस्टेंट वैल्यू बन रही है, E नॉट अपॉन आर, जिसको हमने एक नया नोटेशन दे दिया I नॉट। तो I इज इक्वल टू कितनी बन गई, I नॉट साइन ओमेगा टी बन गई। ठीक है, तो हमारी प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या बन गया, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ I नॉट क्या चीज है, जैसे अगर मैं एक प्रत्यावर्ती धारा को ऐसे बनाती हूं, ये मेरी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, तो धारा का मान क्या हो रहा है, समय के साथ बदलता जा रहा है, पहले बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है। तो ये जो अधिकतम मान मुझे प्राप्त हुआ है, जिसको हम शिखर मान भी कहते हैं, अधिकतम मान कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, आई नॉट कहा जाता है। तो आई इज इक्वल टू कितना बन गया हमारा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां आई नॉट क्या है, एसी का शिखर मान है। और इसी से ही अगर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान निकाले तो प्रत्यावर्ती वोल्टता बन जाएगी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया डीसी धारा क्या होती है, Q बाई टी, और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, I नॉट साइन ओमेगा टी। और कोई जरूरी नहीं कि I नॉट साइन ओमेगा टी ही हो, ये I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी भी हो सकती है। ऐसा कब होगा, जब हम हमारे फ्लक्स को साइन की टर्म में लेंगे। अभी हमने हमारे फ्लक्स को किसकी टर्म में लिया है, कॉस की टर्म में लिया है, एन बी ए कॉस थीटा लिखा है, तब हमारी इक्वेशन क्या बनी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बनी। लेकिन अगर हम फ्लक्स को साइन थीटा की टर्म में लेते तो हमारी करंट क्या बन जाती, I इज इक्वल टू आई नॉट
कॉज ओमेगा टी बन जाती है। ठीक है, तो हम करंट को I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं और I को आई नॉट कॉज ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना है, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा यही आता है कि क्यों साइन लिया, क्यों कॉज लिया। तो ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है कि क्यों हमने साइन लिया है और हम इसने कॉज क्यों नहीं लिखा। अब देखो, अगर हम मान लेते हैं हमने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, यहां है हमारा टी और यहां है हमारा धारा का मान। अगर मैं I को आई नॉट साइन ओमेगा टी लेती हूं, जब मेरा टी जीरो है, जब टी जीरो है तो टी जीरो पे साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो धारा का मान क्या हो गया, जीरो हो गया, तो मुझे ये टर्म मिल गई। ठीक है, अब अगर मैंने टी को क्या लिया, टी बाय टू लिया, तो साइन ओमेगा टी बाय टू, ओमेगा का मान कितना होता है, 2 पाई बाय टी, साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी बाय टू, टी से टी कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो मुझे ये मान मिल गया। ठीक है, और अगर मैं टी को टी ले लेती हूं तो साइन ओमेगा इंटू टी मीन साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी, टी से टी कट गया, साइन 2 पाई, ये भी मुझे 0 मिल जाएगा, तो मुझे ये मान मिल गया। तो अगर हमने साइन लिया है तो 0 से शुरू होगा, वापस 0 जाएगा, नेगेटिव में वापस जाके 0 मिल जाएगा। इसी जगह पे अगर हम कॉज लेते हैं तो क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू, अगर हमने आई नॉट कॉज ओमेगा टी ले लिया, ठीक है, मैंने क्या लिया, t इज इक्वल टू 0 लिया, t 0 पे क्या मिला, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉज 2 पाई बाय टी इंटू 0, ये मिला आई नॉट कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, इसलिए कितना बन जाएगा आई नॉट। तो अब क्या मिला मुझे, जब मेरा समय 0 है तभी मुझे धारा का मान आई नॉट मिल गया, और फिर उसके बाद ये डिक्रीज होगा और ऐसे चलेगा। तो अगर हम कॉस लेंगे तो मैक्सिमम से शुरू होगा और फिर 0 जाएगा, और अगर हम साइन लेंगे तो ये क्या होगा, 0 से शुरू होगा और फिर ऐसे बढ़ेगा। लेकिन जनरल टेंडेंसी हमारी यही होती है कि हम कोई भी चीज जब शुरू करते हैं तो 0 से शुरू करते हैं, इसलिए जब भी हम बेसिक इक्वेशंस लेते हैं, हम बेसिक डेरिवेशंस लेते हैं, तो उसमें हम 0 से शुरू करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे साइन लिया है। अगर आप यहाँ कॉस भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। ठीक है।